तो ये फाइनलाइज मेथड बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास में है, और हमारी क्लासेस क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होती हैं, इसलिए ये मेथड हमारी क्लासेस उसको इनहेरिट कर लेती हैं और हम अपनी क्लासेस के अंदर आके इसको ओवरराइड कर रहे होते हैं, एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, ओवरराइड कर देते हैं मतलब उसको हमें कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। हमने जो भी काम करवाना है वो हम फाइनलाइज मेथड में हम लिख देते हैं, और ये फाइनलाइज मेथड हमारा तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में से डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं। जस्ट उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले फाइनलाइज मेथड उनको कॉल किया जाएगा और फिर उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जैसे मैंने कल आपको गार्बेज कलेक्शन का और गार्बेज कलेक्टर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, आइडिया दिया था। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर मैंने इधर एक रेफरेंस मैंने नल किया था V2 का, और उसके बाद वैसे तो मैंने यहाँ पे फोर्सफुली गार्बेज कलेक्टर को मैंने कॉल किया था इधर system.gc, मैंने यहाँ पर मैंने गार्बेज कलेक्शन का मैंने मेथड कॉल किया, गार्बेज कलेक्टर को मैंने कॉल किया यहाँ पर, लेकिन अब ये श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि बाकी में गार्बेज कलेक्टर जो है वो रन होगा और वो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो मेमोरी में मौजूद हैं लेकिन उनका रेफरेंस किसी के पास नहीं है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सपोज मैं यहाँ पर एक मैं system.out.println के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेता हूँ फाइनलाइज में। फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड। मैंने स्टेटमेंट लिख तो दी है लेकिन अब कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होगी। लेकिन वैसे होना क्या चाहिए, जब हमारा मेन एग्जीक्यूट होगा, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका रेफरेंस B1 के पास आया, मैंने उस रेफरेंस को लॉस्ट कर दिया जान के। उसके बाद बाकी फिर मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर GC को कॉल किया, गार्बेज कलेक्टर के कॉल होने से उसको ये देखना चाहिए कि मेमोरी के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका रेफरेंस नहीं है और उनको वहां से उसने डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन उनको डिस्ट्रॉय करने से पहले उनका फाइनलाइज मेथड कॉल करेगा और फाइनलाइज मेथड कॉल करने पर ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसे उससे कह रहे हैं गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट करने का system.gc लिख के, तो ये जरूरी नहीं है कि वाकई में हमारे कहने पर गार्बेज कलेक्टर जो है वो इन्वोक भी हो जाए, वो एक्टिवेट भी हो जाए। अगर हो गया तो ये मैसेज मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम इसे रन करके देखते हैं और होपफुली के मैसेज हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ गया जी, रन टाइम एक्सेप्शन। नहीं, नल हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं भला? हाँ, एक सेकंड ठहर जाए ना। B1 को नल कर देने से तो कोई इशू नहीं है। B1 को अपडेट, अच्छा, उसके बाद B2, B3, B4, look object is created, exception, null pointer exception, ओह सॉरी, ये एरर आ रहा है इस वजह से आ रहा है कि आपने B1 को जब नल कर दिया है तो अब B1 बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर ही नहीं रहा, वो रेफरेंस तो लॉस्ट हो चुका है ना। इस स्टेटमेंट को हम खत्म कर देते हैं, इसको हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब देखें कोई एरर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पे तो जाहिर सी बात उसे एरर देना ही देना था, क्योंकि जब हमने B1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तब तो उसके पास एक वैलिड वैल्यू थी, लेकिन फिर मैंने उसको नल कर दिया ना। फिर यहाँ पे मैं जाके फिर मैं B1 को मैं रेफर कर रहा हूँ कि B1 के पास
जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उसकी प्राइस ये सेट कर दो, तो जाहिर सी बात है वो तो अब उसका रेफरेंस ही लॉस्ट हो चुका है, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है वहां पे वो जनरेट कर रहा था। फिर बहरहाल जी अब इधर आए, वो देखो फाइनलाइज मेथड कॉल लिखा आ गया जी, फाइनलाइज मेथड कॉल हो गया। देखिए क्या हुआ, क्या ये आउटपुट जो है उसको आप देख ले। यहां पर मैंने v को नल दिया, मैंने रेफरेंस जान के लॉस्ट किया। उसके बाद मैंने जीसी को कॉल किया, गार्बेज कलेक्टर को कॉल किया मैंने। गार्बेज कलेक्टर ने ये देखा कि हीप में कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका रेफरेंस नहीं है। उसे बताया कि b1 एक ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हुआ था, उसका एड्रेस b1 के पास था, लेकिन अब उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है, तो अब वो उसको वहां से उसने उसको क्लीन अप किया गार्बेज कलेक्टर ने। लेकिन उसको क्लीन अप करने से पहले उसने उस ऑब्जेक्ट का फाइनलाइज मेथड कॉल किया, और फाइनलाइज मेथड के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी वो स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो गई, और लिखा हुआ भी आ गया जी फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड। ठीक है जी, तो फाइनलाइज मेथड हमारा कॉल होगा जस्ट बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हीप, जस्ट बिफोर। और जब हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो हीप में से उसका फाइनलाइज मेथड कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या काम करते हैं फाइनलाइज मेथड में, किस टाइप का कोड लिखा जाता है फाइनलाइज मेथड। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली कि हमारे ऑब्जेक्ट्स ने जिन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है हमें वो रिसोर्सेज फ्री करवाने होते हैं। नॉर्मली हम इस टाइप का कोड हम करते हैं। यहाँ तो जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, आउटपुट स्टेटमेंट दे दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पास जाके कि फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड। लेकिन हम आमतौर पर ऐसी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिंट नहीं करवा रहे होते। असल में तो हमारा काम, हमने यहाँ पे ये काम करना होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स ने जिन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिन रिसोर्सेज को वो यूज कर रहे थे, उन रिसोर्सेज को हमें फ्री करवाना। ठीक है जी, आप क्लियर हो गया जी ये सबको, कोई कंफ्यूजन? फाइनलाइज मेथड बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हर क्लास में आप एक दफा फाइनलाइज मेथड लिख के आप उसको ओवरराइड करेंगे, और फाइनलाइज मेथड पे तब कॉल होगा जब मेमोरी क्लीन अप का ऑपरेशन गार्बेज कलेक्टर के थ्रू परफॉर्म होगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर ये नहीं एक्टिवेट होना। देखो जैसे सपोज मैं अगर इसका रेफरेंस नल ना करूं, मैं इसका रेफरेंस नल नहीं किया, तो इट मींस कि वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसका रेफरेंस b1 के पास रहेगा। अब देखते हैं कि अब क्या गार्बेज कलेक्टर को एक्टिवेट हो रहा है। अगर गार्बेज कलेक्टर अगर अभी भी एक्टिवेट हो रहा होगा तो फाइनलाइज मेथड कॉल होगा और ये लिखा आएगा, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट क्लीन अप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस मौजूद हैं, एक्टिव रेफरेंसेस हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स क्लीन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम एक दफ़ा फिर से इसको करके देख लेते हैं, जी b1 को फिर मैंने नल कर दिया, और अब हम देखते हैं कि क्या अब इसका फाइनलाइज मेथड कॉल होता है। फाइनलाइज मेथड जो है वो कॉल हो रहा है। मे बी क्या अगर सेम कोड अगर आप अपने घर पे ले जाके करें तो शायद वहाँ पर ना हो, लेकिन खैर बहरहाल जो असल कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि फाइनलाइज मेथड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कब ये एक्टिवेट होता है, कौन एक्टिवेट करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चले अब हम आगे एक और देखते हैं। कीवर्ड हमारे पास यूज होता है फाइनल का। फाइनल, ये है फाइनलाइज। हम देखने लगे फाइनल। फाइनल जो है बेसिकली हम यूज करते हैं आमतौर पर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। जैसे वेरिएबल्स होते हैं, उसका अपोजिट जो है वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। उनको आप एक दफ़ा वैल्यूज असाइन कर देते हैं और उसके बाद आप उनको कोई और वैल्यू जो है वो आप उनको एलोकेट नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। और कॉन्स्टेंट्स जो हैं
उनको नॉर्मली हम किस केस में लिखते हैं? अपर केस, लोअर केस, मिक्स केस, कॉन्स्टेंट्स को लोअर केस में लिखते हैं। क्यों भाई? कॉन्स्टेंट्स को नॉर्मली किस केस में लिखा जाता है? बाय कन्वेंशन जी, लिख तो किसी भी केस में सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। मैं कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बाय कन्वेंशन कॉन्स्टेंट्स हमेशा अपर केस में आते हैं, जावा में, सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स अपर केस में लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स लोअर केस में लिखे जाते हैं। थोड़ा सा उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भाई अच्छा ये जो कैपिटलाइज लिखा हुआ है ये इसका मतलब कोई कांस्टेंट है, और इसको अब हमने थोड़ा सा केयरफुली हमने इसको यूज करना है अपने कोड के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को कभी भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप यूज करें तो इट मीन्स कि आप उनकी वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं, और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज चेंज होती नहीं है। इसलिए हम उनको कैपिटलाइज लिखते हैं अपने कोड के अंदर, ताकि कहीं पर भी अगर आपको कैपिटल के अंदर कुछ लिखा नजर आ रहा है तो फौरी तौर पर आपको पता लग जाए कि अच्छा ये कोई कांस्टेंट है और इसको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर यूज नहीं करना, राइट हैंड साइड पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, राइट हैंड साइड के पास को यूज किया जा सकता है। आप ये काम कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए हम फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं, फाइनल इंट फॉर एग्जांपल उसका नाम रख रहा हूँ टोटल मार्क्स के लिए TM मैंने कर लिया इक्वल्स टू 800। अब यहाँ पर ये TM जो है ये एक कांस्टेंट हमने डिक्लेयर कर लिया फाइनल कीवर्ड का यूज करते हुए। और अब अगर मैं TM की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, सपोज 900 अगर मैं करना चाहूँ, तो देखो वो यहाँ पर अब आपको एक एरर दे रहा है। TM को उसने अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर एरर दे रहा है। पढ़ सकते हैं इसको, एरर को, पहली लाइन क्या लिखी आ रही है? The final local variable TM cannot be assigned, it must be blank and not using a compound statement। कि ये जो आपके पास TM का जो आपने एक लोकल वेरिएबल, उसने नाम उसको लोकल वेरिएबल का दिया है, वैसे ये कांस्टेंट ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसको अब आप चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को। एक दफ़ा जो वैल्यू असाइन करा दी वही वैल्यू रहेगी। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट हैंड साइड पर ये यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पर एक डबल ले रहा हूँ, परसेंटेज इक्वल्स टू, सपोज मैं ऐसे ही कुछ लिख के आपको दिखा रहा हूँ, 800 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय TM। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है, TM को मैं राइट साइड पे यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसकी वैल्यू यूज़ हो जाएगी उस एक्सप्रेशन के अंदर, उस कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन आप असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, जैसे मैं यहाँ पर TM को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट TM, मैंने वैल्यू नहीं दी, नीचे जाके मैं उसे वैल्यू दे रहा हूँ। एक दफा असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड पर वो आ सकता है, ऊपर एक दफा दे दें, यहीं पर ही देना तो यहीं पर दे दें, फिर दोबारा नहीं आएगा। हाँ, अब जैसे मैंने एक दफा उसको नीचे वैल्यू को दे दी है, अब इसकी वैल्यू दोबारा कोई और चेंज नहीं होगी, अब वो फिर एरर देगा, यहाँ पर इस लाइन पर वो एरर देगा। ऑलरेडी असाइंड अ वैल्यू, उसको आपने कोई वैल्यू दे चुके हैं, इसलिए अब दोबारा नहीं उसको कोई वैल्यू दी जा सकती। वो वेरिएबल्स में होता है ना, वो वेरिएबल में होता है, और वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी है। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, सिंपल वेरिएबल मैं ले रहा हूँ इंट var के नाम का, और मैं इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ var इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 300, फिर मैं कहता हूँ var इक्वल्स टू 400, तो कोई मसला नहीं होता रहेगा यहाँ पे, जैसा मर्जी आप करते रहो, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट की तो नहीं ना चेंज होगी। C++ के अंदर आप कांस्टेंट्स लिया करते थे, एक कांस्ट का कीवर्ड यूज करते हुए कर सकते हैं।
या सेकेंडली हैश डिफाइन जो डायरेक्टिव है, डिफाइन डायरेक्टिव, उसको यूज करते हुए आप कांस्टेंट ले सकते थे। दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा फर्क था, लेकिन कांस्टेंट्स दोनों से क्रिएट हो जाते थे। यहाँ पर आप फाइनल कीवर्ड यूज करके आप कांस्टेंट क्रिएट कर सकते। 3 वर्ड जो है वो मिलते जुलते से यहाँ पर जावा के अंदर यूज होते हैं, एक फाइनल, एक फाइनली और तीसरा फाइनलाइज। फाइनल का तो हमने यूज देख लिया अभी के भाई कॉन्स्टेंट्स के लिए। फाइनलाइज एक मेथड है, उसको भी हमने पढ़ लिया कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगता है तो उससे थोड़ा पहले फाइनलाइज मेथड कॉल हो जाता है उसका। एक और कीवर्ड जो है वो फाइनली का वो आएगा, वो जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, वो आइंदा आने वाले मेरे ख्याल से कुछ वीक्स में वो होगा हमारा काम। तो जब वो आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम, तो तब हम वहाँ पर जाके फाइनली कीवर्ड को जो है वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। 3 मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। फाइनल का यूज एक और भी है, ये जो हम फाइनल कर, फाइनल कीवर्ड को क्लास नेम के साथ भी यूज किया जा सकता है, फाइनल को मेथड के साथ भी यूज किया जा सकता है, वेरिएबल के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे हमने वेरिएबल के साथ तो यूज करना हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन क्लास के साथ और मेथड के साथ वो उसका यूज हमने अभी नहीं देखा, वो हम देखेंगे थोड़ा सा आगे चल के, मे बी कल या नेक्स्ट वीक में, जब हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। और इनहेरिटेंस के साथ हम देखेंगे कि फाइनल अगर आप क्लास के साथ लगा देते हैं तो क्या होगा, और फाइनल का कीवर्ड अगर आप किसी मेथड के साथ लगा देते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस तो क्या होगा। वो इनहेरिटेंस के साथ जो है वो यूज होंगे, लेकिन फाइनल आप तीनों के साथ यूज कर सकते हैं, क्लास, मेथड, वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमने जो कॉन्सेप्ट जो हमने लेना है, जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा इनहेरिटेंस का ही है। और इनहेरिटेंस को जो है वो हम शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये काम हमने शुरू में थ्योरेटिकली देखा इस चीज़ को, प्रैक्टिकली तो नहीं किया था हमने, कोडिंग वगैरह तो हमने नहीं की थी, बस थ्योरेटिकली हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। तो बताएंगे जी कि क्या होती थी इनहेरिटेंस, क्यों यूज की जाती है। किसी दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज वगैरह को अगर आप किसी और क्लास के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हम वैसे सिंपल मीनिंग के अंदर इनहेरिटेंस अगर आप देखें तो अपनी जनरल लाइफ के अंदर जो हम इनहेरिटेंस का वर्ड हम यूज करते हैं उसका क्या मतलब होता है, विरासत के मीनिंग में हम यूज करते हैं कि जैसे चिल्ड्रंस जो हैं वो अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो इनहेरिट कर लेते हैं। यही सेम काम यहाँ पर है कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं, दूसरी क्लास भी उनको यूज कर सके, तो फिर हमें वहां पर इनहेरिटेंस करनी होगी। इनहेरिटेंस हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो हमारा कोर्स है, इसका बहुत ही बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट है इसका, इनहेरिटेंस। आपका कोई भी कोर्स इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत ही बेसिक, बहुत ही बुनियादी सा कॉन्सेप्ट है। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो सबसे बड़ा आप कह लो कि एडवांटेज है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी कि आपको कोड बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। कोड आप एक दफ़ा करेंगे और उस कोड को आप बार बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उस कोड को आप बार बार यूज़ करेंगे, जहाँ कहीं आपको उसकी ज़रूरत होगी उसे आप इस्तेमाल करेंगे विदाउट री राइटिंग इट अगेन। ठीक, लिखेंगे एक दफ़ा, राइट वंस एंड यूज मैनी टाइम, और उसको बार बार जहाँ कहीं भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसको इस्तेमाल करेंगे। और इससे आपका काम जो है वो बड़ा सिंप्लीफाई होता जाएगा, आसान होता जाएगा। कैसे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी,
हाँ फंक्शंस बनाते हैं, लेकिन वो फंक्शंस जो है वो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। वो भी ऐसा ही है कि आपने बना कर रख लिया, जब कभी जरूरत पड़ेगी आपसे कॉल कर लेंगे। लेकिन इनहेरिटेंस का यूज उसकी निस्बत जो है उसको अगर आप कंट्रास्ट, उसका कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट है। कैसे वाला, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर देखो, ऐसे सपोज हमने कोई एक कोड लिखा और उस कोड के थ्रू हम एक सपोज हमने एक विंडो जो है वो हमने बनाई, हमने कोडिंग की और कोडिंग को यूज करते हुए ये मैंने एक फॉर्म बना लिया, एक विंडो सी मैंने बना ली है। ठीक है, सपोज करें इस विंडो को बनाने के लिए ऊपर एक टाइटल बार सी मैंने दी, नीचे बाकी बॉर्डर वगैरह है। सपोज सिंपल सी मैंने एक विंडो बनाई। इसको बनाने के लिए मुझे 20 लाइन का कोड लिखना पड़ा, सपोज करें। ठीक है, लाइन ऑफ कोड 20 लाइन का मुझे कोड लिखना पड़ा। अब मुझे एक और विंडो चाहिए इससे मिलती जुलती सी, बस उसके अंदर मैं चाहता हूं कि या तक तो उसका साइज हो सकता है मे बी कि मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए, या ये ऊपर टाइटल बार उसमें भी होनी चाहिए, और साथ में चाह रहा हूँ कि एक नीचे भी एक स्टेटस बार जिसको हम कहते हैं वो उस नई विंडो में होनी चाहिए, पुरानी वाली विंडो में नहीं है। ठीक है, अब ये वाली जो न्यू विंडो है ये ऑलमोस्ट उस जैसी ही है, सिर्फ इसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया है। नीचे बॉटम के ऊपर एक हमने स्टेटस बार दे दी। ठीक है, अब सपोज करें अगर इनहेरिटेंस ना हो तो ऊपर हमें विंडो सारी दोबारा बनानी पड़ेगी। यहाँ पर सारी विंडो बनाने के लिए आपको 20 लाइन का कोड रिक्वायर्ड होगा, और सपोज नीचे स्टेटस बार के लिए आपको सपोज प्लस आपको 10 लाइन का कोड आपको और चाहिए। स्टेटस बार भी मुझे क्योंकि इसके अंदर देनी थी, तो इस विंडो को बनाने के लिए मुझे 30 लाइन का कोड रिक्वायर्ड होगा। और सपोज अगर मुझे एक और विंडो बनानी हो, वो भी इन विंडोज से मिलती जुलती सी है, लेकिन बस थोड़ा सा उसके अंदर चेंज है। उसके अंदर टाइटल बार भी है, स्टेटस बार भी है, और इसके साथ मुझे यहाँ पर एक उसमें स्क्रॉल भी चाहिए। फिर उसी तरह से हम सपोज करते हैं कि अगर इनहेरिटेंस ना होती तो 20 लाइंस प्लस नीचे स्टेटस बार के लिए 10 लाइंस, और सपोज प्लस स्क्रॉल बार के लिए भी आपको 10 लाइंस चाहिए, तो आपको टोटल 40 लाइंस का कोड इधर आपको लिखना पड़ता। यहाँ पे 30 लाइंस, यहाँ पे 10 लाइंस। लेकिन अगर हमें इनहेरिटेंस मिल जाए तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा फिर ये होगा कि हमें इस विंडो को बनाने के लिए 20 लाइन का कोड हमें नहीं लिखना, बल्कि जस्ट हमें 10 लाइन का कोड रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से इस विंडो को बनाने के लिए हमें 30 लाइन का कोड हमने नहीं लिखना, बल्कि जस्ट हमें 10 लाइन का कोड रिक्वायर्ड होगा। ये 30 लाइंस की हमें 40 की जरूरत नहीं है, जस्ट 10 लाइंस। अब देखो हमारा कोड कितना कम होता जा रहा है। 3 विंडोज बनाते तो टोटल कितनी लाइंस होती हैं हमारी? 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 40 80 लाइंस 3 विंडोज को बनाने के लिए। और अब कितनी बन रही है? अब 40, हाफ हो गया जी हमारा कोड। ये है रीयूजेबिलिटी, कि आपने चीज एक दफा बना ली है, आगे आप उसको रीराइट ना करें, बल्कि आप इनहेरिटेंस कर लें। इनहेरिटेंस के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, हाँ एक ऐसा हॉलो लाइन जो है वो हम यूज करते हैं जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली विंडो इससे इनहेरिटेड है, और इसी तरह से हम आगे जो है वो एक और इधर इनहेरिटेंस जो है वो हम कर लेते हैं। काम हमारा जो है वो आसान हो गया। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इसका फायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि रीयूजेबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज। इनहेरिटेंस हम जब भी करते हैं तो एटलीस्ट ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है कि 2 क्लासेस होंगी तो उनके बीच इनहेरिटेंस होगी। ठीक है ना? अब एक के साथ आप कैसे इनहेरिटेंस करेंगे? 2 होंगी, एटलीस्ट 2 होंगी तो इनहेरिटेंस होगी। और जिससे आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, यानी कि अब 2 क्लासेस होंगी, एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट होगी,
और फिर चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वो ये कि चाइल्ड क्लासेस अपनी पेरेंट क्लासेस की सब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करती। चाइल्ड क्लासेस अपनी पेरेंट क्लासेस की सब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करती, बल्कि चाइल्ड क्लासेस अपनी पेरेंट क्लासेस की जो कह लो कि आप थोड़े स्पेसिफिक किस्म के जो फीचर्स हैं सिर्फ उनको इनहेरिट करती हैं। ये अब हम बताएंगे, हम अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बताएंगे कि किन किन फीचर्स को, किन किन प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करवाना चाहते हैं और किन को नहीं। जिनको आप चाहते हैं कि इनहेरिट नहीं करवाना, उनके साथ आप प्राइवेट का कीवर्ड लगाएंगे, यानी कि जो पेरेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी, पेरेंट की प्राइवेट प्रॉपर्टीज, वो चाइल्ड उनको इनहेरिट नहीं कर सकता। चाइल्ड होने के बावजूद भी वो उनको इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। और जिनको हम इनहेरिट करवाना चाहते हैं उनके साथ हम एक एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, और वो एक्सेस मॉडिफायर होगा प्रोटेक्टेड का, प्रोटेक्टेड, ठीक है। हमने पहले प्राइवेट मॉडिफायर, पब्लिक मॉडिफायर हमने पढ़ा, और अब नेक्स्ट हम मॉडिफायर हम डिस्कस करने लगे हैं जी, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के साथ जो जो मेंबर्स होंगे पेरेंट क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास उनको इनहेरिट कर लेगी, और जो प्रोटेक्टेड के साथ नहीं है, सपोज प्राइवेट के साथ है, वो इनहेरिट नहीं हो सकेंगे। अब देखो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं इसको। बेसिक जो मॉडिफायर्स हैं जो जावा में यूज होते हैं वो 4 हैं, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब प्रोटेक्टेड की बात आ रही है, तो देखो सपोज हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास से हम एक और क्लास इनहेरिट कर रहे हैं। जो ऊपर वाली क्लास है इसको हम कहेंगे कि ये पेरेंट क्लास है, या इसको हम बेस क्लास या सुपर क्लास कहते हैं। जबकि ये जो चाइल्ड क्लास है इसको चाइल्ड कहा जा सकता है, ड्राइव्ड या सब क्लास इसको कहेंगे। सिनोनिम्स हैं, अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पेरेंट क्लास है, सपोज इसका नाम है P1 रखा हुआ है, ये चाइल्ड क्लास है उसका नाम C1 है। अब इस पेरेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कोई भी हो सकती है। एक तो पहली बात ये कि जो आपके पास UML क्लास डायग्राम होती है, जैसे आप UML क्लास डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, UML क्लास डायग्राम में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा आपका जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक है, कौन सी प्राइवेट है और कौन सी प्रोटेक्टेड है। क्योंकि सपोज मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल एज, नेम, CNIC, फॉर एग्जांपल हेयर कलर। मैं इसके साथ लगा रहा हूँ प्लस का सिंबल। जिनके साथ हम प्लस लगाते हैं वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और जिनके साथ आप माइनस लगा देते हैं वो प्राइवेट हो जाती है, और जिनके साथ आप हैश लगा देते हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन क्लास डायग्राम की बात करें, यूएमएल क्लास डायग्राम की, हम जो कोडिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर क्लास डायग्राम ऐसा इन्वॉल्व नहीं होती कि हम डिजाइनिंग के टाइम पे कर रहे होते हैं। और मे भी ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में कोई यूएमएल क्लास डायग्राम दे दी जाए और उसके मुताबिक आपको कहा जाए कि आप इसके लिए कोड करें, ठीक है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आपको पता होना चाहिए।
क्लास डायग्राम के क्या है, जो हमने डिफरेंट जो आपने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए, क्या मीनिंग। तो जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड के साथ आप हैश का सिंबल यूज करें। जो चाइल्ड क्लासेस होंगी वो अपनी पेरेंट क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी सबको इनहेरिट कर सकती है, बाकी सबको यूज कर सकती हैं, प्राइवेट को छोड़। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है वो कभी चाइल्ड क्लास के पास भी नहीं जाएंगी, ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जो प्रोटेक्टेड है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी, जो पब्लिक है वो भी यूज की जा सकती है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि देखो, ऐसा सपोज हमने ये दो क्लासेस जो है, इन दो क्लासेस को हमने एक पैकेज में डाल दिया, उसका नाम हमने रखा पैकेज 1। एक और पैकेज है, क्योंकि आपके पास जो जावा की एप्लीकेशंस होती हैं वो पैकेजेस के अंदर होती हैं। सपोज पैकेज 2, जो पब्लिक मॉडिफायर के साथ आपके मेंबर्स होते हैं वो किसी भी पैकेज में एक्सेस किए जा सकते हैं। पब्लिक वन यानी कि अगर कोई यहाँ पर इस पैकेज के अंदर कोई पब्लिक मेथड है, इस पैकेज की किसी क्लास के अंदर कोई पब्लिक मेंबर है, वो यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा। मींस पैकेज 2 कैन एक्सेस public members of package 1 and vice versa, अगर कोई पब्लिक है। और अगर कोई नो मॉडिफायर के साथ अगर कोई मेंबर है, नो मॉडिफायर, सपोज मैंने किसी के साथ कोई मॉडिफायर नहीं लगाया, तो नो मॉडिफायर वाला मेंबर सिर्फ और सिर्फ इस पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा। नो मॉडिफायर वाला मेंबर पैकेज के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस, चाहे वो उसकी ड्राइव क्लासेस हैं या उसकी ड्राइव क्लासेस नहीं है, मतलब ये क्लास इस क्लास के नो मॉडिफायर वाले मेंबर को एक्सेस कर सकती है क्योंकि उसी पैकेज में आ रहा है। आगे इनके बीच इनहेरिटेंस नहीं है। नो मॉडिफायर वाले मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पैकेज में क्लास का मौजूद होना सफिशिएंट है। जैसे अब ये क्लास है, ये इसी पैकेज 1 में है, तो ये वाली क्लास इस पैकेज 1 के जितनी भी बाकी क्लासेस हैं उनके नो मॉडिफायर वाले मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक को भी कर लेंगे ऑब्वियसली, जो पब्लिक तो बाहर भी हो रहा है तो यहां भी हो जाएगा। नो मॉडिफायर वाला बाहर नहीं होगा लेकिन यहां पर हो जाएगा, उस पैकेज के अंदर अंदर हो जाएगा। प्रोटेक्टेड जो है वो सिर्फ उस क्लास और उसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर अवेलेबल हो। प्रोटेक्टेड बाहर नहीं अवेलेबल हो। ऐसा प्रोटेक्टेड यहाँ पे हेयर कलर मैंने रखा था सपोज, तो वो यहाँ पर तो यूज हो जाएगा लेकिन किसी और क्लास में यूज नहीं होगा क्योंकि ये वाली क्लास इसकी चाइल्ड क्लास है। हाँ, अगर आपको ऐसे कोई कुछ एग्जाम में आ जाता है तो वो आपको बताएंगे कि नहीं कौन सी पेरेंट है कौन सी चाइल्ड है, आपने कैसे उसकी इनहेरिटेंस करनी है वो बताया था। तो जो मॉडिफायर आपके पास है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, उसके साथ जितने भी मेंबर्स होंगे वो ना सिर्फ उस क्लास बल्कि उस क्लास की जो ड्राइव क्लासेस हैं उनमें भी वो नो मॉडिफायर वाले मेंबर्स अवेलेबल होंगे। प्राइवेट सिर्फ उसी क्लास के अंदर होगी। ठीक है, बात क्लियर होगी। अभी 4 हमारे पास मॉडिफायर आ गए। अगर हम स्कोप वाइज विजिबिलिटी वाइज अगर हम इनको अरेंज करें, सबसे ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक, उससे कम नो मॉडिफायर, क्योंकि नो मॉडिफायर वाले का स्कोप उस पूरे पैकेज के अंदर अंदर है, उस पैकेज से बाहर नहीं। फिर उससे थोड़ा सा कम स्कोप हो जाता है प्रोटेक्टेड का, क्योंकि प्रोटेक्टेड ना सिर्फ उस क्लास बल्कि उसकी ड्राइव क्लासेस में भी चले जाते हैं। और सबसे कम स्कोप हमें देता है जी प्राइवेट।
मॉडिफायर। डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे, विजिबिलिटी कम होती है, विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। स्कोप कह लें, विजिबिलिटी कह लें, एक ही बात। ठीक है जी, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इनहेरिटेंस के में कितनी टाइप्स डिस्कस की? 3 सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल भी होती है इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हो सकती है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंसेस हो सकती हैं। जावा में आप कौन कौन से इनहेरिटेंसेस कर सकते हैं? सिंगल की जा सकती है, मल्टी लेवल की जा सकती है, और हायरार्किकल भी की जा सकती है। सिर्फ बस एक है जो नहीं की जा सकती, वो है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो जितनी भी मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं वो अलाउ नहीं करती। ठीक है जी, चलें कल देखेंगे कि जी आपने क्लास कैसे बना रही है, उसकी इनहेरिटेंस आपने कैसे करनी है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें।